नमस्ते पॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं श्रीयम नारायण जी, जो पेशे से एचआर हैं, लेकिन बहुत सारे सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं और अच्छा काम कर रही हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और एचआर के जो भी कार्य हैं उनको समझते हैं। और एक चीज़ है कि लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मैं बोलना भूल जाता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कर लीजिएगा। नमस्ते पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप पेशे से एक एचआर हैं जी और काफ़ी समय से हैं, जी और साथ ही साथ आप सामाजिक कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। जी लेकिन मैं एचआर पे ही आता हूँ, तो एचआर सेक्टर में अगर देखा जाए तो एडवांसमेंट क्या है इसका? देखिए, एचआर जो है एज अ फील्ड अगर हम बात करें तो इसका इवोल्यूशन जो है वो लेट 19th सेंचुरी से स्टार्ट होता है। ठीक। ठीक है। जब एक कह सकते हैं कि एक नींव रखी गई जहाँ से एचआर की, तो इसको पहले एक पर्सनल मैनेजमेंट के तौर पे देखा गया था। ठीक है, जहाँ पे बहुत बेसिक काम होता था। तब इंडस्ट्रीज जो थी छोटी 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 छोटी। इंडस्ट्रीज थी, तो वहाँ पे अटेंडेंस, पेरोल मैनेजमेंट कह लीजिए, या फिर लेबर लॉज की कंप्लायंस से रिलेटेड काम इसकी शुरुआत होती है। ठीक है। मगर अगर धीरे धीरे हम इसका देखें कि कैसे इसकी जर्नी एडवांस हुई, तो आप देखेंगे कि 20th सेंचुरी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं जो कि बहुत फेमस भी रहे हैं। फेडरिक रे टेलर इनका नाम है। अच्छा। तो इन्होंने मतलब कि साइंटिफिक मूवमेंट की, मैनेजमेंट में साइंटिफिक मूवमेंट की बात की, जहाँ पे उन्होंने बताया कि किसी भी काम को, मतलब कि अगर जो पर्सन है जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, तो उनको एक वे पता होना चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने टाइम इफेक्टिवनेस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात निकाली, जहाँ पे उन्होंने ये बात रखा कि किसी भी काम को करने का एक वे होना चाहिए। ठीक है। तो टाइम स्टडी उन्होंने एक प्रपोज किया आइडिया कि अगर कोई एक वर्कर है, टीम ऑफ वर्कर्स हैं, तो वो कितने कम टाइम में किसी एक काम को कर सकते हैं। ठीक है, या कर सकती है। ठीक है। तो उन्होंने ये कॉस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट की बात रखी। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि किसी भी काम को करने का एक प्रक्रिया होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम आए और कोई भी वर्कर आया तो वो कैसे भी करने लगा किसी भी काम को, एक क्योंकि प्रोसेस होना चाहिए। बिल्कुल प्रोसेस होना चाहिए। पहले क्या होता था कि एक मतलब कि एक लासेज फेयर करके एक थ्योरी है जहाँ पे कहा जाता था लेट डू द वर्क, मतलब करने दो, जैसे भी कर रहा है, मैनेजर को कोई मतलब नहीं होता था। मगर साइंटिफिक मैनेजमेंट में एक बहुत अच्छी बात बताई कि हर एक काम को करने का एक तरीका होना चाहिए और कॉस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट की प्रक्रिया हर ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में होनी चाहिए। ठीक है। तो कह सकते हैं कि यहाँ से और बेहतर शुरुआत हुई मैनेजमेंट एरिया में। फिर धीरे धीरे आप आएंगे 1930s एंड 40s में, थोड़ा और एडवांस हो चुका था जब। तो यहाँ पे बहुत अच्छे मतलब थिंकर हैं, और मतलब कि ह्यूमन रिलेशंस पे उनकी बहुत सारी थ्योरीज भी आई। उनका नाम है एल्टन मेयो। ठीक है। उन्होंने ह्यूमन साइड ऑफ दी मतलब पार्ट को बताया कि ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट तो अपनी जगह है, कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिवनेस इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज ट्रू, बट एट द सेम टाइम अगर कोई भी वर्कर है तो वो एक मशीन तो नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। मतलब उसमें भी एक ह्यूमन फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है। उसे भी हक है कि वो सोशलाइज करे, एसोसिएशंस रखे, नहीं तो मोनोटोनस हो जाएगा ना उसका लाइफ, मोनोटोनस हो जाएगा, उसे फैटीग हो जाएगा, मतलब वो बिल्कुल बोर हो जाएगा अपने रूटीन वर्क से, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, मेंटली वो मेंटल हेल्थ उसका कुछ नहीं रहेगा ही तो नहीं। उन्होंने ये बोला कि पीपल इज एक्चुअली वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है। बस मशीन की तरह नहीं, रैदर उनको ह्यूमन फैक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ये बात रखी। तो यहाँ से शुरू होता है कि एक ह्यूमन एस्पेक्ट भी आया कि लोगों को जो है साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स भी होती है। पैसा ही इम्पॉर्टेंट नहीं है किसी भी वर्कर के लिए, बट रैदर behavioral aspect is also important, social aspect is also important, and their psychological needs are equally important. ठीक है।
फिर हम अगर थोड़ा सा और एडवांसमेंट में जाएंगे तो 19 अप्रॉक्स रख लीजिए, 1980s या 90s के तरफ आप देखेंगे कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट शुरू होता है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्यों शुरू होता है? क्योंकि अब जैसे कंपनीज बढ़ने लगी थी, ग्रो करने लगी थी। इसको थोड़ा सा हम लोग और आम भाषा में समझें तो बेहतर होगा। हाँ, जैसे कि कहने का मतलब है कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ जो डिपार्टमेंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंगल से आप देखेंगे तो अगर राइट पर्सन एट द राइट जॉब, मतलब सही अगर इंसान अगर सही टैलेंट्स एंड स्किल्स के साथ सही प्लेस पे नहीं रखा जाएगा तो वो तो एक कंपनी के लिए लॉस ही है ना। तो इस पे बात किया गया कि 1980s एंड 1990s में कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट थोड़ा सा यहाँ पे ज़रूरत है कि सही लोगों को चयनित करने के लिए, सही लोग सही जगह सही जगह पर। तो ये बात शुरू हुई। उसके बियॉन्ड आप देखेंगे जैसे जैसे और 21st सेंचुरी की शुरुआत होती है तो वहाँ पे आप को पता चलेगा कि जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट धीरे धीरे एक पर्सनल मैनेजमेंट से और आगे बढ़ चुका था। और कहा जाता है कि अब जैसे कि हमारा जो 21st सेंचुरी में आवर इंडस्ट्रीज या आवर ऑर्गेनाइजेशंस आर वे बियॉन्ड व्हाट इट वाज इन द अर्ली 90s, है ना। अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ऑटोमेशन हो चुका है। बिल्कुल। तो एचआर भी अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। एचआर फंक्शनैलिटीज़ को या एचआर मैनेजर्स को खुद को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। तो एचआर एनालिसिस की बात होने लगी, डेटा एनालिसिस की बात होने लगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात होने लगी एचआर फील्ड में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और बताऊंगी आगे कि कैसे क्या हुआ। बट एचआर नंबर्स पे फिर काम करने लगा। नंबर्स मतलब? कहने का मतलब है कि जैसे हम किसी भी चीज़ का प्रोजेक्शन करते हैं ना कि हम अगले साल फॉर एग्जाम्पल हम दिस फाइनेंशियल ईयर हमारा इतना ग्रोथ हुआ है किसी कंपनी का, मान लीजिए वो 200 करोड़ की कंपनी है और उसको 500 करोड़ पहुंचना है, टारगेट। ओके। तो एज यू नो कि ऑर्गेनाइजेशन तो ह्यूमन से ही बना होता है और अगर ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन पावर आप नहीं रखेंगे, नहीं आप मतलब रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे सही लोगों का, तो आपका ग्रोथ नहीं होगा कंपनी का, है ना। तो उसके लिए ह्यूमन मतलब मैन पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए भी एक ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ता है मैनेजर्स को कि हमारा अगर टारगेट है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रही हूँ कि 500 करोड़ पहुंचना है, इसी कंपनी का टारगेट है, तो ऑब्वियसली मैन पावर भी तो हमें ज़्यादा भरने पड़ेंगे, बिल्कुल, ताकि हम उनसे काम करा सकें, एलोकेट कर सकें, अलग अलग डेजिग्नेशंस पे उनको एलोकेट करना पड़ेगा। क्योंकि देखा जाए तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 3 मतलब कि एक पिरामिड होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग लेवल्स पे लोग काम करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि बेस लेवल जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वहाँ पे फील्ड वर्कर्स से भरे होते हैं वो, ठीक है, बिल्कुल ही वो बेसिक लेवल पे जो काम होता है। फिर आप आगे बढ़ेंगे हायरार्की में तो मिडिल जो लोग होते हैं, मिडिल मतलब जो वर्कर होते हैं या जो एम्प्लॉयज होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं इनको फील्ड वर्कर्स को, उसके भी आप ऊपर जाएंगे तो मैनेजमेंट होती है जो कि स्ट्रैटेजीज बनाती है, पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व होती है, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होती है। तो वो क्या होता है कि बेसिकली वो ट्रिकल डाउन करता है वहाँ से डिसीजंस। फिर ये एक तरह से स्टाफ ऑफिसर्स के तरह ये लोग काम करते हैं। आर्मी में नहीं कहते कि 2 तरह से लोग काम करते हैं, एक स्टाफ अलग होता है, एक लाइन मैनेजर्स अलग होते हैं, लाइन वर्कर्स अलग होते हैं, एक स्टाफ वर्कर्स अलग होते हैं। तो जस्ट लाइक आर्मी आप देखेंगे कि मिडिल लेवल पे जो काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, बैक एंड में सपोर्ट करते हैं जो फील्ड ऑफिसर्स होते हैं उनको। तो इस तरीके से जो है मैन पावर हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशंस में राइट पर्सन एट द राइट प्लेस की बात हुई, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात होने लगी, ऑटोमेशन एंड एचआर एनालिसिस की बात होने लगी।
हाँ। जैसा कि आपने पूछा कि बस मतलब कि एचआर का रोल जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट या फिर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन तक ही तो सीमित नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप अभी देखेंगे तो एचआर का रोल जो है वो बहुत डाइवर्सिफाइड हो चुका है। ऑफ लेट आप देखेंगे कि एचआर जो है जस्ट रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ऑन बोर्डिंग तक नहीं है, ट्रेनिंग तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि उसके बियॉन्ड जा चुका है। कैसे? तो एक मशीन नहीं है इंसान, बिल्कुल ठीक है। एम्प्लॉयज, वी डोंट ट्रीट आवर एम्प्लॉयज एज मशीन्स, बिकॉज इफ वी विल ओनली गेट द वर्क डन, then it will, a person has their social and psychological needs as well. कैसे? तो उनके वेलबींग की ध्यान भी एचआर को ही रखना है, उनके ग्रोथ को ध्यान देना कि कैसे वो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड उनका पर्सनल ग्रोथ जो है कोइंसाइड कर सके। बिल्कुल ठीक है, उनके करियर एडवांसमेंट की बात करें या एम्प्लॉय इंगेजमेंट या एडवांसमेंट की बात करें, तो एचआर जो है वो मल्टी फेस्टेड हो चुका है, काफ़ी कुछ केटर करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखा जाए तो। जैसे कि फॉर एग्जांपल छोटी सी बात बताती हूँ कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट में मैं भी एक एचआर हूँ, तो हम लोग पीरियोडिकली कुछ ऐसे गेम्स रखते हैं, यू नो, स्ट्रेस बस्टर गेम्स जो होते हैं, ताकि एम्प्लॉयज़ जो है वो उनको एक हैप्पी कल्चर मिले, इन्वायरमेंट जो है वो लाइट हो, लाइटन अप हो, वो स्ट्रेस फ्री रहे। तो हम लोग समय समय पे उनको एम्प्लॉय इंगेजमेंट नाम ही है, उनको गेम्स के थ्रू उनको फ्रेशन अप करते हैं, उनका मूड लाइटन अप करते हैं, क्योंकि हर इंडस्ट्री में या हर ऑर्गेनाइजेशन अंडर प्रेशर भी परफॉर्म करना पड़ता है। बिल्कुल, ठीक है। तो उनके वेलबींग की ध्यान रखना एक एचआर का काम होता है। इससे क्या होता है कि वो एंजॉय करते हुए अपने काम को वो आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ उनका करियर एडवांसमेंट देखा जाए तो हम लोग हर साल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है जो एचआर को ही करना पड़ता है। ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करें हम तो जैसे उनके साल भर की जो उन्होंने रूटीन वर्क किया या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इनिशिएटिव्स लिया है, तो उसको देखते हुए उनका बेस्ट से बेस्ट अप्रेजल करना, ठीक है, उनको इंक्रीमेंट दिलवाना। क्योंकि अगर एम्प्लॉय को सही टाइम पे अच्छे से इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, उनकी वेतन बढ़ नहीं रही है, नहीं बढ़ती है, तो वो डिससैटिस्फाइड होंगे। बिल्कुल होंगे। उससे क्या होगा कि वो कंपनी या तो छोड़ देंगे या तो फिर बिल्कुल ही मतलब वो उनमें जो मोटिवेशन है वो रहेगा ही नहीं, मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी एक एचआर मैनेजर की ही जिम्मेदारी होती है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, कि उनके साल भर की प्रक्रिया जो है वो टॉप मैनेजमेंट तक लेके जाए। और एचआर जो एक मीडिएटर की भी तरह काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की, तो मान लीजिए कि किसी भी ऑपरेशंस है, फिनेंस डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। MIS होता है, IT डिपार्टमेंट होता है जो कि टेक्निकल सपोर्ट करता है, अकाउंट्स जो है या फिनेंस जो है वो पैसे का लेन देन पे सपोर्ट करता है, या ऑपरेशंस जो है वो मेन बिजनेस ग्रो पे ध्यान देते हैं, है ना। इसी तरह से कम्युनिकेशन पार्ट जो है पहले बहुत ही एक तरह से कह लीजिए कि एचआर की जो फंक्शनैलिटीज थी बहुत रिएक्टिव थी। अगर हम पहले की बात करें, बहुत पहले की बात करें, 19th सेंचुरी या 20s में भी, 1920s में जब साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात मैं कर रही हूँ, तो बहुत रिएक्टिव था उस समय। फिर जैसे जैसे अल्टर में हो या फिर और भी बहुत सारे ह्यूमन थिंकर्स आते हैं, ह्यूमन रिलेशंस थिंकर्स जो आते हैं, उन्होंने बात किया, फिर धीरे धीरे और एडवांसमेंट हुआ। तो ह्यूमन साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यू हैव टू गेट द वर्क डन बाय द पीपल। तो अगर आप पीपल ओरिएंटेड नहीं बनेंगे, लोगों की देख रेख नहीं करेंगे, तो कैसे चलेगा? और वेलफेयर मैनेजमेंट की बात आई। वेलफेयर मैनेजमेंट में हमने बात किया कि सैलरी ही नहीं बल्कि उनकी जो ओवरऑल उनका हेल्थ चेकअप भी इम्पॉर्टेंट है, उनको इंश्योरेंस की सुविधा दिलवाना, PF की सुविधा दिलवाना कि रिटायरमेंट के बाद उनके पास सेविंग्स रहे। ESIC की सुविधा दिलवाते हैं हम, जिनकी वेतन जो है 21,000 से कम होती है या 21,000 तक होती है, तो उससे उन सारे एम्प्लॉयज़ को हम लोग एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड
जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू उनको फ्री में मुफ्त की इलाज जो है वो अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ 21,000 से ज़्यादा अगर है वेतन तो मेडिक्लेम में फॉल करते हैं एम्प्लॉयज़, तो उनको हम लोग कैशलेस सुविधा मिलती है। उनके परिवार, उनको ही नहीं उनके परिवार तक जो है, उनके डिपेंडेंट्स जो उनके माता पिता जो हैं या उनके बच्चे हैं या स्पाउस हैं, तो उन तक को मतलब ये मेडिकल की सुविधा मिलती है। तो वेलफेयर मैनेजमेंट की बात हुई, एम्प्लॉय एंगेजमेंट की बात हुई, टैलेंट एक्विजिशन की बात कर लीजिए या कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की बात कर लीजिए, तो देखेंगे आप कि एचआर कहाँ रिक्रूटमेंट तक कहाँ सीमित है। रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन या ऑन बोर्डिंग हम बीच बीच में इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है किसी भी एचआर मैनेजर को, अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि जैसे जैसे मार्केट में एडवांसमेंट्स आ रहे हैं अलग अलग डोमेन्स में, तो डोमेन एक्सपर्टीज़ भी उनको बनाना ज़रूरी है ताकि उनका जो है वो और प्रोडक्टिवली काम कर सकें, ज़्यादा समय तक टिके रहे कंपनी के साथ। तो अगर उनके इन सर्विस ट्रेनिंग की अगर हम लोग नई जिम्मेवारी लेंगे तो वो रिडंडेंट हो जाएगा, कुछ दिन में उसकी नॉलेज जो है वो कम हो जाए, मतलब उतनी ही रेस्ट्रिक्टेड रह जाएगी। तो वो हो सकता है कि हम उसे अगर अच्छा समय समय पे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, स्किल्ड करते हैं, अपस्किलिंग प्रोग्राम्स हम लोग करवाते हैं, साथ ही साथ उनके रिफ्रेशमेंट से रिलेटेड उनको आरएनआर प्रोवाइड्स करते हैं। आरएनआर होता है रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन, ताकि वो जो काम कर रहे हैं तो बस पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं है, सैलरी तो मिलती है, साथ ही साथ उनको उनके अच्छे काम के लिए उनको सर्टिफिकेट्स शाबाशी देना भी जरूरी है, बिल्कुल टाइमली शाबाशी अगर उन लोग को दे, रिवॉर्ड्स दे, रिकग्नाइज करे, तो उनका भी एक मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। नहीं होता है कि आप जरा सा किसी को, बच्चे को ही शाबाशी दे दो कि भाई तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया क्लास में, तो वो दुगनी जोश से फिर काम करने लगता है। तो ये इट इज़ अ पार्ट कि जहाँ पे एचआर को इस तरीके से भी मतलब उसको करना पड़ता है, निभानी पड़ती है उसको जॉब। काम के दौरान जी मेंटल हेल्थ का कितना ध्यान रखा जाता है? क्या पर्सनल लेवल पे भी जाके सपोर्ट किया जाता है? बिल्कुल। मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ जहाँ पे मेरी एक एम्प्लॉय थी जहाँ पे मतलब उसके कुछ फैमिली इश्यूज और कुछ चल रहा था, मतलब घर में बहुत टाइम से कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो हम लोग उस तरीके से काउंसलिंग भी देते हैं। हम लोग उसको मतलब कि बैठाते हैं, एक कंफर्ट लेवल देते हैं, प्लस ये भी बोला जाता है कि तुम 2-3 दिन की लीव पे चले जाओ, ताकि सो एज टू मेक हर फील कि हम जो कंपनी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो अपने वर्किंग आवर्स में ही बिताते हो ना। कोई पर्सन 8 से 9 घंटा कंपनी में रहता है, कंपनी को देता है, तो एक फैमिली हो जाती है। तो उसके घर में कुछ इश्यूज चल रहे थे, प्लस कुछ अपने पर्सनल इश्यूज भी चल रहे थे, मतलब बॉयफ्रेंड से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे। तो फिर मैंने उसे काउंसलिंग किया, मैंने बताया उसको, ये चीज़ बोला कि ठीक है, मतलब अभी अगर सिचुएशन जो है, अगर इफ़ यू कैन नॉट मतलब वर्क मतलब इन द प्रेजेंट सिचुएशन विच यू आर फेसिंग, तो कुछ तो शादी से रिलेटेड बात हो रही थी कि उसके घर वाले नहीं मान रहे थे और शादी उसको करनी थी, तो हाँ, तो अपने वो कलीग से या जो जिससे भी वो करना चाहती थी, तो उसकी वजह से फैमिली जो थी अगेंस्ट थी। तो वहाँ पे एक एचआर जो है वो साइकोलॉजिकली भी उसके साइकी को समझते हुए उसको सपोर्ट करता है या उसको समझाता है या उसकी काउंसलिंग करता है, ठीक है। तो वो वैसा रोल भी प्ले करना पड़ता है एट टाइम्स, ताकि वो कंफर्टेबली जो है वो कर सके, बातचीत कर सके, कम्युनिकेट कर सके अपने एचआर से। वही नहीं, उसके अलावा भी कह सकते कि मान लीजिए कि कोई एक ऐसा केस आया था जहाँ पे किसी एक एम्प्लॉय ने मेरी ग्रीवांस रखा था कि मेरे मैनेजर मेरे साथ बहुत रूड है। अच्छा, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग रिपोर्टिंग मैनेजर्स होते हैं, तो मेरे मैनेजर बहुत रूडली मुझसे बात करते हैं और मुझे लगता है कई बार कि वो पार्शियल हो जाते हैं
कि मेरे को कलीग को ज़्यादा फेवर करते हैं। तो उन्होंने इस तरीके की जब बात की तो फिर उसमें भी एचआर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो आपने बात किया? जी, बिल्कुल। और मतलब कि वो पर्सन जो है काफ़ी फिर उनको मतलब कि उससे रिलीफ भी मिला। फिर एक बिहेवियरल एस्पेक्ट भी है जहाँ पे हम लोग मैनेजर्स को सेंसिटाइज करते हैं कि आप अपने जूनियर से या अपने आप सुपरवाइजर हैं तो आप कैसे पेश आइएगा। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट या बहुत ज़्यादा रूड नहीं बात होके कर काम नहीं सकते। करवा सकते बिल्कुल। हैं। तो वहाँ पे हम लोग उस तरीके से भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं कि सेंसिटाइज हो सिस्टम, मैनेजर सेंसिटिव खास बने। करके। हाँ, थोड़ा सा कई बार अगर थोड़ा सा ये तो ज़रूरी है ना कि आपको काम कराना है तो थोड़ा तो स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा, डिसिप्लिन में रखना हाँ, पड़ेगा। एक जो रूल है उसके हाँ, अकॉर्डिंग आपको चलना है। चलना है। बाकी पॉलिसी पर्सनल जो है हाँ, वो आप मगर उसी में फन भी रखिए, थोड़ा सा लाइटन अप करके अपने टीम को जब आप काम करा रहे हैं तो थोड़ा सा। तो उस तरह से हमने मॉड्यूल्स भी बनाए। मैंने खुद मॉड्यूल्स बनाए हैं, उस छोटे छोटे सेशंस जो सेंसिटिव बनाता है किसी भी रिपोर्टिंग मैनेजर को। तो उनके ऊपर भी क्योंकि मैनेजमेंट होती है, स्ट्रेस लेवल हाँ, उनका भी बिल्कुल। हाई होता है एंड उनके दे ऊपर भी हैव उनके ऊपर वाले प्रेशर हाँ, करते हैं। प्रेशर करते हाँ, हैं। तो ये जो है वो पूरा एक मतलब कि बट एट द सेम टाइम द मैनेजर्स नीड्स टू अंडरस्टैंड कि देयर इज अ साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड ऑफ योर एम्प्लॉय ऑल्सो। कई बार आपको अपना सॉफ्ट स्किल्स दिखाना पड़ता दिखाना है। पड़ता है। कोई चीज़ अगर प्यार से अगर आप करवा सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हाँ, रूड होना रूड। या बहुत आउट ऑफ द वे जाना या फिर थोड़ा सा प्यार से डील कर लेना। बिल्कुल ठीक बात। प्लस हम लोग समय समय पर जो हमारे वर्कर्स हैं, जो फील्ड पे एम्प्लॉयज़ हैं या जो हमारे हेड ऑफिस में जो कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ हैं, तो हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशंस की भी प्रक्रिया रखते हैं या फिर फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते सेलिब्रेट हैं। करते हैं दिवाली वगैरह वैसा कुछ बिल्कुल, बहुत सारी चीजें। पिकनिक पे ले जाते हैं, एक्सकर्शन प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये सब भी बहुत मायने रखता है। एक एचआर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इसमें। देखा जाए तो इस सेक्टर में महिलाएं बहुत ज़्यादा हावी हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, महिलाएं जो हैं आपको पता होगा आमतौर पे भी हम कहते हैं कि महिलाएं जो एक बहुत अच्छी मैनेजर होती हैं, वो घर को संभालती हैं। हाँ, तो ठीक बात है। सही बात है। हाँ, ये बहुत अच्छी मैनेजेरियल रोल्स उनमें शायद कहते हैं कि इनबॉर्न होता है। वो बचपन से ही वो जो होती हैं वो चीजों को बहुत संभाल के रखना। रखना। हाँ, तो इसलिए एक एचआर अगर महिला है या एचआर जो लीड करती है, हेड है, अगर महिला है तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि जैसे एक महिला को होता है कि एकदम मतलब उसको नर्चर करते हैं, अपने घर को नर्चरिंग करना, अपब्रिंगिंग करना, ग्रो कराना, अपने बच्चों को देखना। तो एचआर मैनेजर अगर एक लड़की एक महिला है तो वो एकदम वैसे ही उसको ग्रो करती है। उनकी देख रेख, उनको कोई चीज़ की सपोर्ट की कमी आ रही है तो उस पर डील करना, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस में महिलाएं बहुत आगे रहती हैं, बात करने में बहुत सॉफ्ट स्पोकन होती हैं। तो इसीलिए महिलाओं का ये बहुत अच्छा मतलब प्रोफेशन वाइज कहा जाता है कि महिलाएं जो है एक अच्छी एचआर मैनेजर बन सकती हैं। शायद वो बनती भी है। शायद वो पुरुष भी अच्छे से नहीं कर सकते। कोई मेल जो मैनेजर होता है उससे कई सर्वे भी आया था कुछ टाइम पहले की महिलाएं जो है वो काफ़ी अच्छी मतलब जो है सुपरवाइज़र, एचआर सुपरवाइज़र होती है। जैसा कि मैंने आपको रोल बताया कि सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, है ना? इमोशन बहुत होता है, इमोशंस बहुत होता है उनके अंदर, बहुत कंपैशन होता है। किसी के भी दूसरे के मतलब जूते में खुद का मतलब पैर रख के सोचने की कैपेबिलिटी होती है, वो साइकी समझने की कैपेबिलिटी होती है कि एक महिला अगर एम्प्लॉय है तो वो कैसे मतलब क्या क्या चीज़ें फेस करेंगी, है ना? बहुत सारी ऐसे सेंसिटिव मैटर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो कि शायद एचआर अगर मेल है तो वो नहीं समझ सकता है महिलाओं की इश्यूज़ को, राइट? और जितने बखूबी तरीके से एक महिला एचआर जो है वो समझ सकती है। बहुत सारी ऐसी सेंसिटिव चीज़ है जो कि महिला जो नहीं शेयर कर सकती है ना?
मैटरनिटी लीव्स पे बात होती है, मैटरनिटी लीव्स होती है, या फिर बहुत सारे अगर हम देखें तो उनके हेल्थ रिलेटेड बहुत इश्यूज होते हैं महिलाओं। बस महिला की बात नहीं कर रहे हैं, पुरुष की बात करें तो पुरुष को भी एक नर्चरिंग या फिर एक केयर की ज़रूरत होती है, जो कि अगर एक महिला एचआर है तो वो अच्छे से डील कर सकती है, बात कर सकती है, मैटर्स को रिजॉल्व कर सकती है, उनमें ये कला होती है, वो स्किल्ड होती हैं उतनी। ये गॉड गिफ्टेड है ना? हाँ, ये बिल्कुल गॉड गिफ्टेड ही होता है। ये जो सेक्टर है खास करके महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है? क्योंकि देखा जाए तो गांव के जो भी पेरेंट्स हैं वो डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, यहाँ तक कि पढ़ाई के लिए भी अगर भेजना हो तो बहुत सारा मन में सवाल हो रहता है जी। तो मैं चाहता हूँ उनके लिए आप बताइए कि कितना सुरक्षित है। अगर हम लोग बात करें इस फील्ड की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सुरक्षित फील्ड है। पूरी सेफ्टी आपको मिलती है ऐसे फील्ड में। खुद महिला हूँ और मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो जैसे बिहार को देखा जाए तो बिहार में ड्यू टू लो लिटरेसी रेट, यहाँ पे वैसे भी बोला जाता है कि एक लड़की या महिला को क्या पढ़ाना, कहा जाता है कि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अर्ली मैरिज मतलब का जल्दी कर दो, हाँ उन्हें पढ़ने का क्या ज़रूरत है इतना। बट मुझे लगता है कि मैंने जब अपनी शुरुआत की थी और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट चूज़ किया था, तो ये सब्जेक्ट मुझे सच में बहुत लगा कि ये मेरे लायक ही है। इस वजह से क्योंकि आप अगर इसके पूरे बैकग्राउंड का जैसे मैंने आपको बताया और हर एक कैसे सूटेबल है, ये महिलाओं के लिए ही एक फील्ड है जो कि बहुत विमेन फ्रेंडली या विमेन ओरिएंटेड फील्ड है, जहाँ पे महिलाएं बहुत अच्छा कर सकती हैं। ये एक पुरुष प्रधान देश है जहाँ पे अब महिलाएं जो है 21st सेंचुरी में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रही हैं, बढ़ चढ़ के भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर रही हैं, आमतौर पे अब देखा जा रहा है। तो एक महिला, जैसे मैंने बताया आपको कि महिला मैनेजर है, अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, एचआर मैनेजर है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से, और ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बहुत इंटीग्रल पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। उसको आप हटा के, उस डिपार्टमेंट को हटा के तो ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकता है, बहुत मुश्किल वो है। तो उसका बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अगर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं होगा तो आप मैन पावर कहाँ से लाएंगे, कहाँ से ह्यूमन रिसोर्सेज को भरेंगे, जो कि इतना इम्पोर्टेंट है। हम लोग कहते हैं अरे नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है बस मतलब कि ईंटा और पत्थर से नहीं बना होता है, लोगों से बना होता है। अगर लोग ही नहीं रहेंगे सही तरीके से, तो मैं यही कह रही हूँ कि महिलाएं अगर हैं तो महिलाएं बहुत अच्छा डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी, क्षमता होती है, उनको आप कम मत समझिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो स्ट्रेस मैनेजमेंट इतना कुछ झेलती हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स ही अगर आप देखिए तो महिलाएं जितना स्ट्रांग होती हैं, जितनी स्ट्रांगली डील करती हैं सब कुछ, घर से लेके बाहर पारिवारिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए। और मैंने अपने घर में कितनी सारी लड़कियों को काम करते हुए देखा है, रोज़गार मतलब एम्पावर्ड देखा है। मेरी मदर खुद बहुत एम्पावर्ड हैं, तो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि ये सब्जेक्ट, ये फील्ड बहुत अच्छा है, ये बहुत विमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है एंड इट इज़ वेरी इजी टू कमांड ऑल्सो। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे एलन मिश्रा है पटना में, या फिर अगर जो लड़कियां गांव से आती हैं या फिर जो रूरल बैकग्राउंड से भी हैं, तो अगर वो नहीं भी बाहर जा सकती हैं पढ़ने के लिए, दिल्ली बॉम्बे, ज़रूरी नहीं कि दिल्ली बॉम्बे जाएंगी तभी उनका IIM इंदौर या IIM कैलकाटा से ही जाके अगर मैनेजमेंट किया तभी उनको नौकरी मिल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो इग्नू से भी अगर पढ़ लेती हैं, इग्नू में ये है सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जो है, तो अगर आप घर पे बैठ के ही अपना असाइनमेंट्स जमा कर सकती हैं और वो सुविधा है आपको, मतलब वो काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है आपको, और इतने इजी टू रीड होते हैं ना,
कोर्स मटेरियल्स की मुझे लगता है कि कोई भी अगर बेसिक ग्रेजुएट है तो वो आराम से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट ले सकता है या ले सकती है, और उसको पढ़ के आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो ये सुविधा जो है, मैं खास तौर पे बिहार की लड़कियों के लिए बोलना चाहूँगी कि ये सब्जेक्ट आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये इतना मज़ेदार है कि आप इसमें एक बार घुसिएगा तो मतलब आप और आपको लगेगा कि इतने थिंकर्स भरे पड़े हैं कि नेवर एंडिंग है। जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर जो है वो अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमेशा पढ़ते रहता है, तो एक मैनेजर को भी, एचआर मैनेजर को अपने स्किल्स को या अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए हमेशा अपडेटेड रहना पड़ता है। तो मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और मुझे लगता है कि इसका अर्बन या रूरल महिलाएं जो हैं उससे कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप बेसिक ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगता है मैनेजमेंट एक आपको बहुत अच्छा फील्ड प्रोवाइड कर सकता है, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो सकती है, आपको आराम से नौकरी मिल जाएगी, एक डिसेंट पेइंग जॉब तो मिल जाएगा आपको किसी भी प्राइवेट सेक्टर में। अभी तो देखिए आप धीरे धीरे सारे सरकारी भी ऑफ दफ्तर में एक एचआर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, तो वैसे भी पोजीशंस निकलते रहते हैं, बहुत सारे वैकेंसीज आते रहते हैं जिसको आप भर सकते हैं, उनके जो एज लिमिट है उसके विद इन आप भर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फील्ड है एंड वेरी सेफ फॉर विमेन ओरिएंटेड है, और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स ये सब बिल्कुल अच्छा फील्ड है ये।